नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास अर्थ के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबका स्वागत है। मैं आपको भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ा चुका था। नेक्स्ट चैप्टर आपका भारत में कृषि और सिंचाई है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा दूं, ठीक है, जिससे आप समझ लीजिएगा। नोट्स मैंने आपको दे दिया है, आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं या इसमें क्या अंतर है। तो निर्वाह कृषि आप सब जानते हैं कि ऐसी खेती जो हम केवल अपने स्वयं के लिए करते हैं, भोजन के लिए केवल उस खेती करते हैं, उसका भोजन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसे निर्वाह यानी अपना जीवन यापन करने के लिए। नेक्स्ट है व्यापारिक कृषि, ऐसा कृषि जिससे तो हम भोजन भी करते हैं, उससे अपने भौतिक उपयोग भी करते हैं, प्लस उसको बेच के इनकम भी पाते हैं। जैसे इसको देख सकते हैं गन्ना। ठीक है, गन्ना जो है ये हम उसका खेती करते हैं, उसको बेच के इनकम भी प्राप्त करते हैं, और प्लस उससे आपका घरेलू चीज़ें भी अब चाहे तो यूज़ करते हैं। गन्ना जो चीनी और गुड़ बनते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ करते हैं। निर्वाह कृषि में गेहूँ, चावल सब चीज़ आते हैं, उसका भी हम लोग कहीं कहीं कुछ लोग भोजन करते हैं, कुछ उसको ठीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो आपको निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, पानी अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, चावल की खेती के लिए, तो उसके लिए जलवायु जैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मानसूनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत के कुछ मुख्य कपास उत्पादक राज्यों का नाम बताइए, यानी कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, उस राज्यों का आप नाम बताइए। ठीक है, तो भारत में कपास का उत्पादन कई राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे अधिक होता है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। चकबंदी ये होती है बेटा, जो कई लोग खेत दूर दूर होती है, कई जगह होती है, तो बिक्री खेत को एकत्रित करने के लिए चकबंदी होती थी। ठीक है, अभी भी कभी कभी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या लाभ है, तो किसानों की बिक्री जमीन एक स्थान पर हो जाती थी, किसानों के समय की बचत होती थी, किसान उसको आसानी से बुआई जुताई तथा सिंचाई कर लेता था। अब दूर दूर होता था तो उस समय से बुआई नहीं हो पाती थी, सिंचाई नहीं हो पाती थी, ऐसे पैदावार में भी वृद्धि होती थी। एकत्रित भूमि पर खेती करने से काफ़ी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है कि हरित क्रांति क्या है, इससे क्या लाभ है। प्यारे बच्चों, वर्ष 1966 से 67 में एक हरित क्रांति हुई थी, जिसे हरित क्रांति नाम दिया गया। हरित क्रांति का संबंध खेती से है, फसलों से है। ठीक है, इसके जो जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने खेती के लिए कुछ ऐसे अत्याधुनिक चीज़ों का प्रयोग किया था जिससे हमें खेती में लाभ हो और हम भोजन के साथ साथ उसको अच्छी इनकम प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसमें कई प्रकार के खादों का प्रयोग किया गया था, जैविक खाद का भी प्रयोग किया जाता था, काफ़ी उससे प्रॉफिट भी हुआ, खेती में लाभ भी हुआ, और हमारा देश अन्न के मामले में, फसलों के मामले में काफ़ी उन्नत हुआ, और गेहूं के उत्पादन में भारत अभी भी पहले स्थान पर है। तो ये इससे काफ़ी लाभ हुआ, और कई कृषि यंत्रों के प्रयोग से भी हम खेती में सरलता हुई हमें, और फसलों को काफ़ी लाभ हुआ। तो हरित क्रांति का जो संबंध था हमारे फसलों से था, फसल उत्पादन से था, उत्पादन अधिक हुआ। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन और इसमें नहीं आपको समझ में आते हैं वो आप हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।